तो चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने शिरकत की है। इस दौरान सीएम योगी ने 22 अगस्त से चल रहे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज और महंत अवैधनाथ के स्मृति व्याख्यान माला समारोह को उन्होंने संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्य योजना बनाकर निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। नशे के सौदागर वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के खिलवाड़ ना कर सके और इसके लिए ड्रग्स जहरीली शराब के माफियाओं पर सख्ती के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि सभी युवा सरकार के इस अभियान का हिस्सा बनकर प्रदेश को नशा मुक्त करने में सबके स्वस्थ रखने के लिए अपना योगदान दें। हम सब जानते हैं, ठीक एक वर्ष पहले देश के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के करकमलों से विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ था। उस समय भी ऐसे ही मौसम था, बारिश थी और उस दौरान भी ये लगता था कि कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के दृष्टि से कैसे हम इन कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे, ये एक बात थी। लेकिन प्रशासन के हौसलों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलकर के उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को बहुत कुशलतापूर्वक किया था। और पूर्व मंत्री और मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता के जरिए मिल्कीपुर क्षेत्र के प्रमुख समस्याओं से मीडिया को अवगत कराया, जिसमें प्रमुख रूप से बारिश ना होने के कारण सूखे की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, जिससे किसानों की धान की फसल की रोपाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी की ओर से मिल्कीपुर में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा है कि इस बार बारिश ना होने के कारण धान की रोपाई नहीं हो पाई। आपको बता दें कि मिल्कीपुर क्षेत्र में 75 से 80% नलकूप बंद पड़े हैं और पानी की टंकी का मोटर जल गया है और सूखे के समय उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। बिजली की ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं जो कि अब तक नहीं बदले गए हैं। समुचित रूप से बरसात न होने के कारण पूरे जनपद में और जनपद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा की स्थिति पैदा हो गई। किसान पूरी तरह से संकट में है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार और सालों से फसलों की चरने की बात तो उसके ऊपर पहले से ही चल ही रही थी और पानी न बरसने से घोर संकट पैदा हो गया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर 28 अगस्त को अंबेडकर पहुंचे हैं। अंबेडकर नगर वो पहुंचे और मीडिया से रूबरू होते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में यह पदयात्रा पूरे प्रदेश में निकाली गई है। संजय सिंह अंबेडकर नगर जनपद में रोड शो में शामिल होकर पुलिस चौकी शहजादपुर से पटेल नगर तिराहे तक उन्होंने यात्रा निकाली और आपके नेता और कार्यकर्ता हाथों में तख्ती और तिरंगा लेकर विरोध जाहिर भी किया है। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर 15 लाख करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के द्वारा 15 लाख करोड़ रुपए के लूट के खिलाफ और जनता के ऊपर लगातार टैक्स का बोझ लादकर महंगाई बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आदित्यनाथ जी के राज में महंगाई बढ़ाना कोई गलत काम नहीं, भ्रष्टाचार करना कोई गलत काम नहीं, मोदी जी के राज में लाखों करोड़ रुपए माफ करना कोई गलत काम नहीं।
और वहीं प्रदेश भर में आज आम आदमी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और घोटाले के मुद्दे को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में रेवड़ी बांटी गई है, 15 लाख करोड़ का घोटाला किया गया, उन सभी चीजों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी दोनों चरम पर है, जिससे देश भर की जनता बेहद परेशान है। और वहीं आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन और पदयात्रा को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा भी किया है। ये लखनऊ का आम आदमी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आज हल्ला बोल है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे हल्ला बोल रहे हैं। इनका प्रदर्शन है। भारी मात्रा में आज पुलिस का भी तैनाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास जारी है। पुलिस का कहना है कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे, सुरक्षा में चूक हो सकती है। तमाम तरह की सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का लगातार यहाँ से निकलना जारी है। हम कहेंगे कि देखिए, ये आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पुलिस जो है वो लगातार कोशिश में लगी हुई है कि इनको रोका जा सके। यहाँ पे जो ये प्रदर्शन निकाला गया है वो जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन निकाला गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झड़प जारी है। ये तमाम वो कार्यकर्ता है, यहाँ पे तमाम अधिकारी हैं, एसआई लेवल के। ये देखिए किस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प जारी है। ये वैभव महेश, ये वैभव है, वैभव जो कि यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, ये वो है। ये देखिए कार्यकर्ताओं को कैसे जारी है। हम कोशिश करेंगे इनकी बातों को सुनने का, इनका कहना क्या है, इनकी मांगे क्या है। ये देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पे इनको लेके जा रही है। यहाँ पे तमाम पुलिस की जो है वो गाड़ियां खड़ी हैं। और वही मथुरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वृंदावन की गलियों में चाट खाते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि रंगजी मंदिर के समीप गाड़ी रोककर अखिलेश ने स्पेशल चाट भंडार के चटकारे लगाकर चाट का स्वाद भी चखा है। और इस मौके पर द फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण सहित कई सपा के नेता उनके साथ मौजूद थे। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बांके बिहारी मंदिर में हादसे का जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बताया और मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि देने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास कार्य करने का नहीं, विकास रोकने का काम करती है। और वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू करने का मकसद है कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की ओर से एक ऐलान भी किया गया था कि 27 अगस्त को शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी गई और धारा 144 लागू है। और इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के रामपुर के गांधी समाधि पर आसिम राजा और वीरेंद्र गोयल, सपा जिला अध्यक्ष और सपा विधायक नसीर अहमद खान और साथ ही विधायक अब्दुल्ला आजम खान हाथों में तख्ती लेकर गांधी समाधि वो पहुंचे हैं। और तख्ती पर लिखा था 27 अगस्त को धरने को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। 27 अगस्त से एक हफ्ते के लिए समाजवादी पार्टी ने एक शांतिपूर्ण धरने के लिए अंबेडकर पार्क में परमिशन मांगी थी। परमिशन ना देते हुए धारा 144 लगा दी गई। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या लोग अपने संविधान के दिए गए अधिकार के अनुसार अपनी बात उठा सकते हैं या नहीं। और बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए, पसमानदा मुस्लिम समाज के हित के लिए उन्होंने बयान भी दिया था। जिसके बाद जहां एक तरफ पसमानदा मुस्लिम समाज के बहुत सारे नए संगठन बनने शुरू हो गए हैं, तो वहीं लगभग 20 सालों से पसमानदा मुस्लिम समाज के हित के लिए जमीनी लड़ाई लड़ने वाले मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी आज गाजियाबाद आए, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, वो सुन लेते हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज का जहां एक तरफ बहुत बड़ा एक दल बना हुआ है, संगठन बना हुआ है सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के लिए, वहीं पूर्व राज्य मंत्री
और गाजियाबाद में आए हुए हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज को कई सालों से लेकर चल रहे हैं। और अनीस मंसूरी आज गाजियाबाद यहाँ पर एक निजी प्रोग्राम था जो दल को लेकर था, उसको लेकर यहाँ आए हुए हैं। उनसे मान लेते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए एक भाषण दिया था, स्पीच दी थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पसमानदा मुस्लिम समाज एक सामाजिक संगठन है जो उत्तर प्रदेश समेत सभी देश के सभी राज्यों में काम कर रहा है, और 8 राज्यों में हमने पूरे संगठन का विस्तार कर दिया है। जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज अपनी समस्याओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा, तो पसमानदा मुस्लिम समाज ने बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार बनाई, उनको कुछ नहीं मिला। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा थी। उसके चलते जिस तरीके से हैदराबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुस्लिम समाज के हक अधिकार के लिए, उनको साथ में जोड़ने के लिए, उनके बीच पैठ बनाने के लिए, उनको वंचित समाज मान करके उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, तमाम सरकारी सुविधाओं दिलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, तो उनकी फिक्रमंदी से लगता है कि पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक से समझ लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है। और देश के प्रधानमंत्री जी अपने अध्ययन के, अपने समझ के मुताबिक कोई बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा में 19 के लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने उन्हें 5% वोट दिया, और 2022 के विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों ने उन्हें 8% वोट देने का काम किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को मानते हैं कि हमें इतना वोट मिला, तो कहीं ना कहीं वो उनको लगा कि ये पसमानदा मुसलमानों का ही वोट है, जो वंचित और गरीब और परेशान तबका है। ये हमारी सरकारी कार्य योजनाओं का लाभ पा करके और हमको वोट देने का काम किया, इसलिए उनको उम्मीद बढ़ी कि अगर हम पसमानदा वंचित समाज के बीच में जाकर उनको जोड़ेंगे तो 2024 का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाएगा, और ये पसमानदा समाज देश की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। तो साफ तौर पर जाहिर है कि 2024 का जो चुनाव है मोदी जी का, वो कहीं ना कहीं अगर पसमानदा मुस्लिम समाज की बात मानी जाती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ जाएगा। देखिए, हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं को कह देने से हल नहीं होना है, उन समस्याओं को हल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और मानी सी बात है कि पसमानदा मुस्लिम समाज की जब समस्याओं का, हमारी 8 मांग हैं, उनका वो हल निकालेंगे, उनको हल कर। हम समाज में बराबरी दर्जा नहीं मिला, पिछड़ गए, हम सरकारी नौकरियों में नहीं जा पाए, हमारे माशी हालत बदतर हैं। तो प्रधानमंत्री जी इन सब समस्याओं को लेकर मैंने 8 मांग पत्र बनाया है, जिसमें से मेन एक मांग पत्र है कि मुस्लिम समाज के लोगों को, पसमानदा मुस्लिम समाज की जो रिजर्वेशन 1935 से 1950 तक मिलता रहा, उसको बहाल कर दिया जाए। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी को अलग से हमारे लिए फंड की व्यवस्था नहीं करनी है। जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जो अब लग 30-35% कब्जा हो चुकी हैं, लेकिन जो 60-65% बचा हुआ है, ये पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कार्य योजना बना कर उनको लाभ पहुँचाने का काम करें। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो पुरखों ने वक्फ किया ज़मीन, इसी ज़मीन से पसमानदा मुस्लिम समाज का उत्थान हो जाएगा, सरकार को कहीं से अलग से फंड नहीं लाना पड़ेगा। तो ये मेरी विशेष मांग है कि प्रधानमंत्री जी वक्फ संपत्तियों को हम लोगों को सौंप करके और पसमानदा मुस्लिम समाज को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करें। देखिए, साफ तौर पर जाहिर है पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में जब से हैदराबाद के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया है और कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया है, तो पसमानदा मुस्लिम समाज का जो एक सबसे पुराना जो संगठन है वो अनीस मंसूरी का, और कहीं ना कहीं वो एक्टिव हो गए हैं। और यही वजह है कि 8 राज्यों को प्रभावित करता है पसमानदा मुस्लिम समाज, और आने वाली लोकसभा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र मोदी उनकी बातों को नहीं मानते तो प्रभावित करने का काम भी करेगा। बनेरी जनता टीवी के साथ हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। हम समाज में बराबरी दर्जा नहीं मिला, पिछड़ गए, हम सरकारी नौकरियों में नहीं जा पाए, हमारे माशी हालत बदतर हैं। तो प्रधानमंत्री जी इन सब समस्याओं को लेकर मैंने 8 मांग पत्र बनाया है, जिसमें से मेन एक मांग पत्र है कि मुस्लिम समाज के लोगों को, पसमानदा मुस्लिम समाज की जो रिजर्वेशन 1935 से 1950 तक मिलता रहा, उसको बहाल कर दिया जाए। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी को अलग से हमारे लिए फंड की व्यवस्था नहीं करनी है। जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जो अब लग 30-35% कब्जा हो चुकी हैं, लेकिन जो 60-65% बचा हुआ है, ये पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कार्य योजना बनाकर उनको लाभ पहुँचाने का काम करें। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो पुरखों ने वक्फ किया ज़मीन, इसी ज़मीन से पसमानदा मुस्लिम समाज का उत्थान हो जाएगा, सरकार को कहीं से अलग से फंड नहीं लाना पड़ेगा। तो ये मेरी विशेष मांग है कि प्रधानमंत्री जी वक्फ संपत्तियों को हम लोगों को सौंप करके और पसमानदा मुस्लिम समाज को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करें।
देखिए, साफ तौर पर जाहिर है पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में जब से हैदराबाद के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया है और कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया है, तो पसमानदा मुस्लिम समाज का जो एक सबसे पुराना जो संगठन है वो अनीस बंसूरी का, और कहीं ना कहीं वो एक्टिव हो गए हैं। और यही वजह है कि 8 राज्यों को प्रभावित करता है पसमानदा मुस्लिम समाज। और आने वाली लोकसभा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र मोदी उनकी बातों को नहीं मानते तो प्रभावित करने का काम भी करेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। कांग्रेस पार्टी के सचिव और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी तौकीर आलम आज अलीगढ़ पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने 4 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहे हल्ला बोल प्रदर्शन की जानकारी भी दी है। बीजेपी पर जमकर वो तंज कसते हुए नजर आए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता से पैसे वसूल कर अपने पूंजीपति मित्रों को उनका टैक्स वो माफ कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अत्याचार बीजेपी आम जनता पर कर रही है वो अत्याचार अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है अभी महंगाई पे हल्ला बोल कार्यक्रम है हमारा। महारैली है दिल्ली में 4 तारीख को। उसी रैली के तैयारी को लेके जन जन तक हमारे कार्यकर्ता जुड़े, लोगों को समझाए कि हज़ारों करोड़ रुपया जो टैक्स का पैसा है, जो आम जनता का पैसा है, उसको किस तरह से भाजपा की सरकार मोदी अपने 2-4 मित्रों को लुटा रही है, उनका टैक्स माफ़ कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भारी नुकसान आम जनता पे पड़ा है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति 1 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे हैं और यहां पर मंत्री ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला जेल का निरीक्षण भी किया है और कैदियों के साथ सीधा संवाद उन्होंने किया। धर्मवीर प्रजापति ने आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कैदियों को अपराध के रास्ते से हटकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए तमाम उत्पादों को भी जेल मंत्री ने देखा है और उनकी जमकर तारीफ भी की है। इसके साथ ही जेल में बंद तमाम कैदियों की समस्याओं को सुनकर मंत्री ने अधिकारियों को उसके निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। मेरा जो है कैदियों के साथ सीधा संवाद का कार्यक्रम मैंने लक्ष्य बनाया है। कई जेलों में जब जाने के बाद अनुभव आया कि 60% तक हमारा 40 के अंडर का नीचे का युवा है जेल में। तो युवा हमारा देश प्रदेश का भविष्य होता है और देश प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो कम से कम अपने घर का भविष्य तो होता ही है। और अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में उन्होंने भाग लिया है और बैठक में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में विकास कार्यों की गति पर समीक्षा की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सलोन स्थित समसपुर पक्षी विहार के नाम को पासी समाज के महापुरुष के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शायद उसको स्वीकार भी किया है। और इतना ही नहीं, समिति की बैठक में अनुपस्थित सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को पत्र लिखने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को अधिकृत किया गया, जिसमें राज्य मंत्री ने रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी पर अप्रोक्ष हमला बोलते हुए कहा है कि मैडम ने बैठक में अनुपस्थित समिति के सदस्यों को पत्र लिखकर अनुपस्थित होने की यह बात भी कही है। लेकिन किस समिति के उपाध्यक्ष सोनिया गांधी है जो कि किसी भी बैठक में अभी तक उपस्थित नहीं हुई है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने समसपुर पक्षी विहार को पासी समाज के किसी महापुरुष के नाम से करने के लिए इस समिति के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा, जिसको समिति के सदस्यों ने पूरी तरह से समर्थन किया और भविष्य में समसपुर पक्षी विहार पासी समाज के किसी महापुरुष के नाम से जाना जाएगा। और वहीं अमेठी में आवारा पशु से बाइक सवार युवक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और इससे पहले भी अनेक घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। आखिर प्रशासन कब तक यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा और इस लापरवाही का नतीजा और कितने लोगों को भुगतना होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लखनऊ आने से पहले उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सोमवार यानी कि
कल भूपेंद्र चौधरी दिल्ली से लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से आएंगे और लखनऊ पहुंचने पर वे पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। फिर पार्टी कार्यालय उनके पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर हजारों की संख्या में मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत भी करेंगे। भूपेंद्र चौधरी के स्वागत में पूरे लखनऊ में होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी कार्यालय के बाहर आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जो होर्डिंग लगाई गई हैं चारबाग रेलवे स्टेशन से हजरतगंज चौराहे तक विशेष रूप से जो उनकी होर्डिंग, उनके स्वागत के लिए तमाम जो कार्यकर्ता नेता लगातार होर्डिंग लग रही हैं। अब कल उनको आना है, उसके पहले आप होर्डिंग आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर किस तरीके से होर्डिंग लगाई गई हैं। तमाम जो नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके चहेते लगातार होर्डिंग लगवा रहे हैं, अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर का कार्यालय की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि भाजपा कार्यालय किस तरीके से सज और संवर रहा है, क्योंकि नए अध्यक्ष की जो स्वागत होना है, स्टेज बनाया जा रहा है। यहाँ पर जब रेलवे स्टेशन पर शताब्दी ट्रेन से उतरेंगे भूपेंद्र चौधरी, तो वहां पर स्वागत समारोह होगा। उसके बाद पंडित दीनदयाल की प्रतिमा है केकेसी के पास, वहां पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद पार्टी कार्यालय आएंगे। आप खुद तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी। जो पंडाल बनाया जा रहा वो मौसम को देखते हुए, नजाकत को देखते हुए बनाया जा रहा कि वाटर प्रूफ, अगर बारिश भी हो तो कोई आंच ना आए। और जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही भूपेंद्र चौधरी को लेकर, पश्चिम में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का 2022 में गठबंधन हुआ था, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, या फिर भूपेंद्र चौधरी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी कि पश्चिम में किस तरीके से उस नेक्सस को तोड़ करके और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जो सीटें हैं उसका लक्ष्य पूरा करे। कैमरा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की रविवार को हल्द्वानी में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मुख्यमंत्री को नैनीताल के दौरे पर जाना था, लेकिन नैनीताल में बारिश और खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की हल्द्वानी के गोलापार हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर में हुए सड़क हादसे के घायलों का हालचाल जानने के लिए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह घटना बेहद ही हृदय विदारक घटना है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी घायल हैं उनका उपचार बेहद बेहतर ढंग से किया गया है और इसके लिए डीएम और उधम सिंह नगर के डीएम नैनीताल को निर्देशित कर दिया गया है। सभी एक तो बहुत दुख है, बड़ी घटना हुई है और बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें लगभग अभी 6 लोगों को इसमें जान से हाथ उनका चला गया है, जान से हाथ धोना पड़ा है और काफ़ी लोग अभी घायल हैं। उनको देखने में स्वयं अस्पताल भी जा रहा हूँ और जिलाधिकारी को, सभी शासन के आला अधिकारियों को, सभी को तुरंत जो भी बचाव और राहत कार्य हो सकता है, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती है, उस सब व्यवस्था को करने को कहा है। और वहीं नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाकों और हल्द्वानी में पिछले 2 घंटे से हो रही मूसलाधार बरसात से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहां तक कि रानीबाग में अंतिम संस्कार के लिए लाए गए 3 शव बह गए हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। गौला नदी का जलस्तर 14,000 क्यूसेक से ऊपर पहुंच चुका है। साथ ही डैम के सारे गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। काठ गोदाम पुलिस और प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है कि नदियों के किनारे न जाने की अपील उनसे की है और भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और वहीं देहरादून में दारोगा भर्ती पर जांच के आदेश पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ यह मामला है और इसलिए इसकी जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा भर्तियों में गड़बड़ियों की बात भी सामने आई है। मैं विधानसभा अध्यक्ष से भी इसको लेकर अनुरोध करूंगा कि वो राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम धामी ने कहा है कि जिस भी कालखंड में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं सबकी जांच होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि बेरोजगारों का हक मारा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार बेरोजगारी का, जो बेरोजगार लोग हैं उनके हक मारने का काम कर रही है। और चूंकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता हूं,
इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियां आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ी आई है, उसकी जांच होगी। और वहीं हल्द्वानी पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। भुवन कापड़ी ने कहा है कि पहले दिन से ही कांग्रेस ने सदन के पटल पर सबूत के साथ इस भर्ती घोटाले को रखा था और इसके बाद सरकार इसमें जांच कराने को भी मजबूर हुई। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक भर्ती घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं और जांच का दायरा ये बढ़ता जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि एसटीएफ आगे जांच करने में इतनी प्रभावी साबित नहीं होगी। इसलिए इस भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से ही करवानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का पहले दिन से स्पष्ट, जिस दिन विधानसभा सत्र में हमने ये मामला उठाया, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ पटल पर रखा, हमने उस दिन सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग करी। और कांग्रेस आज तक अपने उसी वादे पर जो है टिकी हुई है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज तो ये और व्यापक हो गया है, जिसमें 2 राज्यों की संलिप्तता दिखाई दे रही है, तो वैसे भी ये सीबीआई को जाता है। और इतने बड़े बड़े प्रदेश के नेता, बड़े बड़े अधिकारी, हुक्मरान जो पकड़े जा रहे हैं, घेरे में आ रहे हैं, क्या उनकी जांच एसटीएफ कर सकती है? और वहीं देहरादून में बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अब शुरू हुआ है, अब उनकी नई टीम का गठन हो गया है। आने वाले समय में हमारा क्या लक्ष्य है और किस तरीके से हमें काम करना है, उन सब पर बातों को नई टीम को यह समझना भी होगा। और हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, जो मोर्चा के अध्यक्ष और प्रकोष्ठ हैं, उन सबके लिए हम कार्यक्रम भी चलाएंगे और जिले को भी लगातार कार्यक्रम ये होते रहेंगे जिला स्तर पर भी, जिससे लोग प्रशिक्षित हो सके और बेहतर काम भी कर सके। पहली पदाधिकारी बैठक थी। हमने जैसे शुरू में कहा कि 15 सितंबर तक हम अपने प्रदेश की टीम और प्रदेश के मोर्चे प्रकोष्ठों का गठन करेंगे। उस दृष्टिकोण से हमने ये बैठक रखी। हमारा जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, उसका प्रवास हमने निश्चित कर दिया है। अल्पसंख्यक मोर्चे को हरिद्वार पंचायत चुनाव की दृष्टि हमने कहा कि वो उनका प्रवास वहाँ रहेगा। इसके साथ साथ हमारे जो किसान मोर्चा है, बाकी सबको हमने अलग अलग काम सबको दिए हैं। उनकी टीम का गठन भी 15 तक हो जाए, इसकी रचना की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।